नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने फिर बढ़ाई टेंशन, ब्रिटेन समेत कई देशों ने फिर दिखाई सख्ती। जी हां दोस्तों, कोरोना के नए डेल्टा वेरिएंट मिलने के बाद दुनिया के कई देश फिर से चिंतित हैं। लॉकडाउन खोलने की ओर बढ़ रहे इन देशों में फिर से पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। हालांकि दोस्तों अब तो कोरोना के खतरनाक डेल्टा वेरिएंट का भी म्यूटेशन हो चुका है और अब ये डेल्टा प्लस या फिर AY1 में तब्दील हो गया है। इस डेल्टा वेरिएंट को तेजी से संक्रमण फैलाने वाला बताया गया है। इस नए वेरिएंट के आने के बाद ब्रिटेन में लॉकडाउन को हटाने का फैसला फिलहाल के लिए टाल दिया गया है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने सोमवार को लॉकडाउन संबंधी सभी पाबंदियों को खत्म करने की मियाद 4 सप्ताह और टालते हुए इसे 19 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले यह पाबंदियां 21 जून को खत्म होने जा रही थी। दोस्तों जॉनसन ने कहा कि कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के चलते संक्रमण के मामले और अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी से चिंता और बढ़ गई है। प्रधानमंत्री की इस घोषणा के साथ ही अब फ्रीडम डे 19 जुलाई को मनाया जाएगा, जो कि लॉकडाउन खत्म होने की खुशी में मनाया जाना है। इसी तरह दोस्तों चीन के दक्षिणी प्रांत ग्वांगझोउ में कोरोना के नए वेरिएंट के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लोगों को घरों में ही रखने के लिए कम से कम 60 ड्रोन तैनात कर दिए गए हैं। चीन में संक्रमण के मामले मुख्य तौर पर कम हो गए हैं, लेकिन ग्वांगझोउ में संक्रमण के नए मामले बढ़ रहे हैं। ग्वांगझोउ में पिछले 24 घंटे में 6 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की संख्या कुल 100 के पार चली गई है। ये सभी मामले 21 मई के बाद से सामने आए हैं। दोस्तों ग्वांगझोउ में सामने आया वेरिएंट संक्रमण का डेल्टा वेरिएंट है, जो पहले भारत में सामने आया था और बेहद संक्रामक है। ग्वांगझोउ की सीमाएं भी अब बंद कर दी गई है। रेस्तरां में बैठकर खाने पर भी रोक लगा दी गई है। सिनेमाघर, थिएटर, नाइट क्लब और बंद स्थानों पर होने वाली अन्य गतिविधियों को बंद करने का आदेश दिया गया है। वहीं दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के यूरोप निदेशक ने भी लॉकडाउन खोलने जा रहे देशों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि इन हालातों में वेरिएंट का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि कई देश प्रतिबंधों में ढील देने की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। सरकार की कमेटी ने कहा देश में वैक्सीन लगने से सिर्फ एक मौत, बिना घबराहट के लगवाएं टीका। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद तबीयत खराब होने की कई घटनाएं सामने आई, लेकिन पहली बार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बनाई कमेटी ने नेशनल एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन ने माना है कि कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद देश में अब तक सिर्फ एक ही व्यक्ति की मौत हुई है। देश में अब तक 26 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज दी गई है और सिर्फ एक ही मौत हुई है। कमेटी ने यह भी कहा है कि वैक्सीन के नुकसान से कहीं ज्यादा इसके फायदे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की नेशनल एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन के पास कोरोना वैक्सीन की शुरुआत से लेकर अब तक 31 लोगों को गंभीर AEFI की शिकायत सामने आई, जिसमें से 28 की मौत हुई, लेकिन कमेटी के मुताबिक सिर्फ एक की मौत कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद हुई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। एक बार फिर मुश्किल में कांग्रेस, पंजाब राजस्थान के बाद अब केरला में कलह शुरू। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी में आंतरिक कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। राजस्थान और पंजाब के बाद अब पार्टी को दक्षिण के मोर्चे पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। केरल कांग्रेस के एक वर्ग का कहना है कि हाई कमीशन की ओर से उन्हें नजरअंदाज करने और साइडलाइन किया जा रहा है। 2 मई को केरल विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए और कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद पार्टी हाईकमान ने एक्शन लेते हुए प्रदेश अध्यक्ष ए रामचंद्रन के अलावा विपक्ष के नेता रमेश चेन्निथला को पद से हटा दिया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार हाईकमान के एक्शन के बाद रमेश चेन्निथला के समर्थक भड़क गए और अब उन्होंने आरोप लगाया है कि भले ही उन्हें पद से हटाया गया है, लेकिन विदाई सम्मानजनक नहीं रही। समर्थकों का कहना है कि उन्हें सोनिया गांधी से मुलाकात के लिए अपॉइंटमेंट ही नहीं मिला। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। राजस्थान में सड़क पर आया सियासी संग्राम, पायलट समर्थकों को गहलोत गुट ने बताया गद्दार। जी हां दोस्तों, राजस्थान का सियासी संग्राम एक बार फिर से सड़कों पर आ गया है। सचिन पायलट के खेमे के लोग पिछली करीब एक हफ्ते से अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं। वहीं अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी मोर्चा खोल दिया है। सीएम गहलोत ने सचिन पायलट के खिलाफ उन्हीं का गुट छोड़कर आए विधायकों के साथ ही बहुजन समाज पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों को मैदान में उतार दिया है। राजस्थान की सियासत में अब सचिन पायलट और अशोक गहलोत के गुट दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। सचिन पायलट गुट के
विधायक, जहां टेलीफोन टैपिंग के आरोप लगाते हुए कांग्रेस आलाकमान की तरफ से गठित कमेटी की ओर से सुनवाई नहीं किए जाने की बात कह रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खेमे से बीएसपी छोड़कर कांग्रेस में आए संदीप यादव और जोगेंद्र अवाना ने पायलट गुट पर हमला बोला है। इन विधायकों ने पायलट और उसके समर्थक विधायकों को गद्दार तक कह दिया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी में कोरोना संक्रमण घटा। 21 जून से नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोविड संक्रमण कम हो रहा है। इसे देखते हुए योगी सरकार ने आगामी सोमवार यानी कि 21 जून से रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू में और छूट देने का ऐलान किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू रात्रि 9 बजे से अगले दिन सुबह 7 बजे तक प्रभावी होगा। इसके अलावा कोविड प्रोटोकॉल के साथ रेस्टोरेंट को 50% क्षमता के साथ खोला जा सकेगा। वहीं पार्क, स्ट्रीट फूड आदि के संचालन की अनुमति भी दी जाएगी। इन सभी स्थलों पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना अनिवार्य होगी। सीएम ने निर्देश दिया है कि नई व्यवस्था से संबंध में विस्तृत गाइडलाइंस जारी कर दी जाएं। इसी बीच प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 339 कोरोना पॉजिटिव प्रदेश में मिले हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जय श्री राम न कहने पर दाढ़ी काटने का मामला। राहुल गांधी बोले, सच्चे राम भक्त ऐसा नहीं कर सकते। योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रभु की पहली सीख सत्य बोलना, जो आपने कभी नहीं सीखा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक मुस्लिम बुजुर्ग के जय श्री राम न कहने पर उसकी पिटाई करने और दाढ़ी काटने के मामले को लेकर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार किया है। योगी ने राहुल के उस बयान का जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि राम के सच्चे भक्त ऐसा काम नहीं कर सकते। योगी ने जवाब देते हुए कहा कि प्रभु श्री राम की पहली सीख सत्य बोलना है। योगी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि प्रभु श्री राम की पहली सीख है सत्य बोलना, जो आपने कभी जीवन में नहीं किया। शर्म आनी चाहिए कि पुलिस की सच्चाई बताने के बाद भी आप समाज में जहर फैलाने लगे हैं। सत्ता के लालच में मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। यूपी की जनता को अपमानित करना, उन्हें बदनाम करना छोड़ दें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एक स्टडी में हुआ खुलासा, डेल्टा वेरिएंट पर किसी अन्य वैक्सीन की तुलना में ज्यादा प्रभावी है स्पुतनिक वी। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट, जो कि भारत में भयंकर संक्रमण फैलाने के लिए जिम्मेदार है, दूसरी लहर के दौरान पर किसी अन्य वैक्सीन की तुलना में अधिक प्रभावी है। वैक्सीन निर्माता कंपनी ने मंगलवार को बताया कि इंटरनेशनल पीयर रिव्यूड जर्नल में प्रकाशित करने के लिए भेजे गए गामालेया सेंटर स्टडी के अध्ययन में यह बात सामने आई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, डेल्टा वेरिएंट यानी कि B.1.617.2 का पहला मामला भारत में ही दर्ज किया गया था। स्पुतनिक वी का निर्माण भारत में डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी द्वारा किया जा रहा है और यह 18 मई से देश में वैक्सीन ड्राइव का संचालन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ऐप कोविन पर चुनिंदा शहरों में उपलब्ध है। स्पुतनिक वी रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष और गामालेया संस्थान को भारत में आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दिए जाने के बाद से देश के टीकाकरण अभियान में सीरम इंस्टीट्यूट के कोविशील्ड और भारत बायोटेक कोवैक्सीन के अलावा तीसरे टीके और पहले विदेशी विकल्प के तौर पर सामने आई है। वहीं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस खबर के एक दिन पहले ही यह खबर सामने आई थी कि फाइजर एस्ट्राजेनेका के टीके वायरस के डेल्टा स्वरूप से बचा सकते हैं। लांसेट पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में यह बात कही गई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, वर्ल्ड कप फाइनल के लिए बीसीसीआई ने किया टीम इंडिया का चयन। जानिए किन किन को मिला मौका। जी हां दोस्तों, विराट कोहली की अगुवाई वाली टीम इंडिया इस वक्त इंग्लैंड में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तैयारियों में लगी हुई है। भारत टीम 18 जून से लेकर 22 जून तक न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप फाइनल खेलेगी। इस बड़े मैच से पहले टीम इंडिया की घोषणा की जा चुकी है। भारत ने शुक्रवार से न्यूजीलैंड के साथ होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले के लिए मंगलवार को अपनी टीम की घोषणा कर दी। न्यूजीलैंड की टीम ने भी वर्ल्ड कप फाइनल के लिए मंगलवार को ही अपनी टीम का ऐलान किया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने मंगलवार को ट्वीट कर टीम की घोषणा की। बीसीसीआई ने 15 सदस्यीय टीम में ऋषभ पंत और रिद्धिमान साहा के रूप में 2-2 विकेट कीपर को रखा है। इसके अलावा रविंद्र चंद्र अश्विनी और रविंद्र जडेजा को भी टीम में शामिल किया गया है। दोस्तों भारत की फाइनल टीम की बात की जाए तो भारतीय टीम कुछ इस प्रकार से है। विराट कोहली कप्तान, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे उप कप्तान, हनुमा विहारी, ऋषभ पंत, रिद्धिमान साहा, रविंद्र चंद्र अश्विनी, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी, उमेश यादव और मोहम्मद सिराज को टीम की 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
पाकिस्तानी सांसदों की शर्मनाक हरकत, संसद में दी गंदी गालियां, जमकर की धक्का मुक्की। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी संसद में जबरदस्त हंगामे का एक वीडियो सामने आया है। संसद में हालात तब बेकाबू हो गए जब बजट सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसद आपस में भिड़ गए। यही नहीं, हंगामा इतना बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक पहुंच गई। सांसदों ने एक दूसरे को गंदी गालियां भी दे दी। विपक्षी सांसदों ने प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर अपशब्द कहे और नारेबाजी की। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें सांसद एक दूसरे से धक्का मुक्की करते नजर आ रहे हैं। एक सांसद तो गुस्से से इतना आग बबूला हो गए कि संसद में ही गंदी गंदी गालियां देने लगे। वहां पर महिला सांसद भी उपस्थित थी। कुछ महिला सांसदों ने बीच बचाव की कोशिश की, लेकिन मामला शांत होता नजर नहीं आया। हालांकि ये बवाल किस बात को लेकर मचा था, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी के ताजा हालात। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 17,63,29,000 को पार कर गया है। जबकि दोस्तों मरने वालों की बात की जाए तो मरने वालों की संख्या 38,13,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात करें तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, फ्रांस, टर्की, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, इटली, अर्जेंटीना आदि देश सर्वाधिक प्रभावित देश हैं। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 2,95,70,000 को पार कर गया, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 3,77,000 के पार है। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 60,461 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं दोस्तों भारत में सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्लेटफॉर्म टिकट से भी कर सकते हैं आप ट्रेन की यात्रा। जान लीजिए इंडियन रेलवेज का यह जरूरी नियम कभी आपके काम आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, ट्रेन से सफर करने वालों के लिए महीनों पहले रिजर्वेशन लेना पड़ता है। रिजर्वेशन दो तरह से करते हैं, पहला टिकट रिजर्वेशन खिड़की से और दूसरा ऑनलाइन माध्यम से टिकट बुक की जा सकती है। लेकिन दोस्तों लोगों को तब दिक्कत होती है जब अचानक किसी काम से यात्रा करनी हो और रिजर्वेशन न मिले। ऐसे में लोगों को तत्काल टिकट का ही विकल्प पता है, लेकिन आज दोस्तों हम आपको दूसरे विकल्प के बारे में बता रहे हैं जो है प्लेटफॉर्म टिकट के रूप में। दरअसल दोस्तों अगर आपके पास रिजर्वेशन नहीं है और आप सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ट्रेन में चढ़ गए हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप बहुत ही आसानी से टिकट चेकर के पास जाकर टिकट बनवा सकते हैं। यह नियम इंडियन रेलवेज रूल्स रेलवे ने ही बनाया है। प्लेटफॉर्म टिकट लेकर चढ़े व्यक्ति को तुरंत टीटीई से संपर्क करके जहां जाना है वहां की टिकट बनवा लेनी चाहिए। कई बार सीट खाली नहीं होने पर टीटीई आपको रिजर्व सीट देने से मना कर सकता है, लेकिन यात्रा करने से नहीं रोक सकता। अगर आपके पास रिजर्वेशन नहीं है, ऐसी स्थिति में यात्री से 250 रुपए पेनल्टी और यात्रा का किराया वसूल किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार, वेदर अपडेट। मानसून की रफ्तार हुई स्लो, दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई हिस्सों में अब लेट होगी एंट्री, फिर भी बिहार में है रेड अलर्ट। जी हां दोस्तों, उत्तर पश्चिम भारत में मानसून की गति धीमी हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में इसके राजधानी दिल्ली में पहुंचने की संभावना कम ही है। हालांकि दोस्तों इसके बाद भी दिल्ली में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने पहले अनुमान व्यक्त किया था कि मानसून संबंधी हवाएं 15 जून तक दिल्ली पहुंच सकती है, लेकिन अब धीमी रफ्तार के कारण इसमें अनुमानित तारीख के मुकाबले देरी होगी। आमतौर पर दिल्ली में मानसून 27 जून तक पहुंचता है और यह 8 जुलाई तक पूरे देश में अपना प्रभाव दिखाने लगता है। लेकिन दोस्तों मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि पश्चिमी हवाओं के कारण उत्तर पश्चिमी भारत में मानसून की गति धीमी हो गई है। अगले 2 दिन के भीतर इसके दिल्ली पहुंचने की संभावनाएं कम ही हैं। हालांकि राजधानी में मंगलवार और बुधवार को हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। IMD के मुताबिक मध्य प्रदेश के अधिकतर हिस्सों, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा तथा पंजाब के कुछ और हिस्सों में अगले 24 घंटे में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल है। विभाग के अनुसार आज अधिकतम तापमान इस मौसम के सामान्य तापमान से 5 डिग्री कम रहने का अनुमान है। इसके अलावा दोस्तों बिहार की बात करें तो बिहार में मानसून के आगमन के साथ ही बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने बिहार में आज भारी बारिश की संभावनाओं
घटनाओं को देखते हुए रेड अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं दोस्तों इसके अलावा अगले 24 घंटों के दौरान देश के कई राज्यों में मानसून के आगे बढ़ने की स्थितियां अनुकूल बन रही है, जिसकी वजह से यूपी, हरियाणा, पंजाब और आसपास के इलाकों में बारिश हो सकती है। वहीं दोस्तों चक्रवाती हवाओं और कम दबाव के क्षेत्र के कारण भी कई राज्यों में हल्की से भारी बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, गोवा के कुछ इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं दोस्तों महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर गरज के साथ भारी बारिश की संभावना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अगले महीने से महंगे होंगे टीवी, एसी, फ्रिज और लैपटॉप, 10 से 12% तक बढ़ जाएंगे दाम। जी हां दोस्तों, इस साल जनवरी की शुरुआत से ही टीवी, फ्रिज, एसी और लैपटॉप जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम्स की कीमतें बढ़ रही है। इसके बाद अगले महीने से कंपनियां फिर 10% तक कीमतें बढ़ाने की तैयारी में है। कीमतें बढ़ाने के पीछे कंपनियां कई वजह गिना रही है, जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर और पैनल जैसे जरूरी कंपोनेंट की कमी, कच्चे माल और मेटल में कॉपर की कीमतों में बढ़ोतरी। इसके अलावा पार्ट पुर्जों पर इंपोर्ट की निर्भरता कम करने के लिए कस्टम ड्यूटी में बढ़ोतरी की वजह से भी पिछले कुछ महीनों में कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स के दाम बढ़े हैं। यानी कि दोस्तों आने वाले समय में टीवी, एसी, मोबाइल, लैपटॉप जैसे सामान आपको 10 से 12% तक महंगे मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, जानिए क्या है आज के सोने और चांदी के सर्राफा दाम। दोस्तों भारत में सोने चांदी की कीमतों में फिर गिरावट हुई है। दिल्ली सर्राफा बाजार में आज सोना 464 रुपए की गिरावट के साथ 47,705 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी 723 रुपए लुढ़क कर 70,420 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1858 प्रति औंस, जबकि चांदी $27.70 प्रति औंस के करीब स्थिर रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव से मिले बीएसपी के बागी विधायक, सपा में हो सकते हैं शामिल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुट गई है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को बसपा के 9 बागी विधायकों से मुलाकात की। अखिलेश यादव ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस में बसपा से निकाले गए विधायकों से मुलाकात की। इसके बाद यह अटकलें तेज हो गई है कि सभी बागी विधायक सपा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक इनको लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, बीएसपी प्रमुख मायावती ने राम अचल राजभर और लालजी वर्मा को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाकर निकाल दिया था। बताया जा रहा है कि हाल ही में जिला पंचायत चुनाव के दौरान दोनों ने पार्टी के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारा था। राम अचल राजभर अंबेडकर नगर के अकबरपुर से विधायक हैं, जबकि लालजी वर्मा कटेहरी से विधायक हैं और दोनों मायावती के काफी करीबी थे। पार्टी से निकालने के साथ ही मायावती ने सभी पदाधिकारियों को यह भी निर्देश दिए थे कि इन दोनों विधायकों को पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में न बुलाया जाए। तो दोस्तों यह थी आज की अभी तक की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गोल्डन टेम्पल यानी कि स्वर्ण मंदिर देश के कौन से राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर देश के कौन से राज्य में स्थित है तो जल्दी से उस राज्य का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपको जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।